वेलकम बैक टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशंस के बारे में। नाउ जब हम अकाउंटिंग रूल्स जब पढ़ रहे थे, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर और कंपनीज एक्ट के दो रूल, एक्चुअली एक्ट है 1956 है और 2013 है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट 1956 में कैसे कैलकुलेट होता था और कंपनीज एक्ट 2013 में कैसे कैलकुलेट होता था, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियोस थोड़े लेंदी हो रहे हैं, आई नो, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज कंसेप्ट टू कंसेप्ट अगर जाना है तो थोड़ा सा लेंदी होना ही होगा वीडियो को। और अगर आप कुछ भी स्किप करोगे तो शायद आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो इट्स बेटर वन गो में आप धीरे धीरे देखें, ठीक है, पूरा टाइम निकाल के देखें और नोट्स बनाते रहे, क्योंकि शायद ये कोरोना पैंडमिक के वजह से आपको इस सेमेस्टर में लेक्चर होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके जब कॉलेज शुरू होंगे तो शायद आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिविजन्स मिलेंगे, तो आप उस डिसीजंस के लिए, उस मोमेंट के लिए मत वेट कीजिए। जितना हो सके, जितने भी लेक्चर्स आपको आ रहे हैं, चाहे वो मेरी तरफ से हो, बाकी के टीचर्स की तरफ से हो, आप वो लेक्चर्स अच्छे से ध्यान देकर कैप्चर कीजिए। यही मौका है आपको घर बैठे बैठे पढ़ाई करने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंपनीज एक्ट 1956 जो है, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो बहुत अलग था और कंपनीज एक्ट में अलग है। अब यहाँ पे देखिए, एज पर सेक्शन 350, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी डिडक्टेड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज के, ठीक है, क्लॉज के हम लोग करते हैं, and subsection 4 of the section 349 shall be the amount of depreciation on asset as shown by the books of the company at the end of the financial year, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 350 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी डिडक्टेड इन परसुएंस ऑफ क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सबसेक्शन 349, ठीक है। तो ये परसुएंस ऑफ क्लॉज के जो है, ठीक है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट होता था। अब वो क्लॉज के अंदर भी क्या है, सब सेक्शन 4 है, ठीक है, और वो सेक्शन 349 का है। तो depreciation on asset shown by the books of the company at the end of the financial year expiring, that is expiring is nothing but the financial year wind up, at the commencement of this act, immediate thereafter, and at the end of each subsequent financial year at the rate specified in schedule 14। शेड्यूल 14 में जो स्पेसिफाई किया गया है उस हिसाब से हम लोग को वो करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्लॉज के हिसाब से वो डेप्रिसिएशन लेते थे कि के क्लॉज में, उसके अंदर सबसेक्शन 4, उसके अंदर 349, ठीक है, एंड देन जो रेट था वो शेड्यूल 14 में ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है, एज पर द अमाउंट और मे बी एज पर द क्लासिफिकेशन। बट व्हेन इट कम्स टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2, सॉरी, सेक्शन 123 सब सेक्शन 2, सेक्शन 123 जो है उसके हिसाब से क्या होता था, प्रोवाइड्स दैट द डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2, प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2, यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 14, यहाँ पे शेड्यूल 2 के प्रोविजन के हिसाब से था, 56 में शेड्यूल 14 के हिसाब से था। नाउ शेड्यूल 2 क्या कहता है, डेप्रिसिएशन टू बी बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ एंड रेसिजुअल वैल्यू। देखिए, यूजफुल लाइफ एंड रेसिजुअल वैल्यू बोला है, मतलब दे आर नाउ प्रैक्टिकली थिंकिंग कि कैसा होने वाला है। प्रैक्टिकली वो सोच रहे हैं कि इसका रेसिजुअल वैल्यू जो है वो कितना होगा। समझिए, आपने वॉशिंग मशीन खरीदा है, ठीक है, कपड़े धोने का एक मशीन है, एक्चुअली वो दिन में कितनी बार यूज होगा, हफ्ते में कितनी बार यूज होगा, तो वो एवरेज निकालना पड़ेगा हमको। सबके घर में रोज यूज नहीं होता है, कोई हफ्ते में 3 बार लगाता है, कोई हफ्ते में एक बार संडे टू संडे यूज करते होंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमको जो उसका यूजफुल लाइफ है वो डिसाइड करना है कि उसका लाइफ कितना है, ठीक है। उसके बाद उसका रेसिजुअल वैल्यू, एट द एंड ऑफ द वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यूजफुल लाइव्स ऑफ वेरियस टैंजिबल असेट प्रिस्क्राइब्ड, ये यूजफुल लाइफ जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो कितना होगा, किस हिसाब से होगा। हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, हर 3 साल में हम लोग फोन चेंज करते हैं ऑन एन एवरेज। एक यंग जनरेशन जो 18 टू 22 का एज में है, ठीक है, रिसर्च के हिसाब से कहा गया है कि वो साल में 3 to 5 ईयर्स के बीच में मोबाइल डिवाइस चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं,
उसके कुछ फैक्टर है। नंबर वन ये ऐसा होगा कि शुरुआत में घर वालों ने उनको बेसिक फ़ोन दिया होगा, उसके बाद उनके एकेडमिक्स में उनको ऐसे फ़ोन की ज़रूरत है जहाँ पे उनको कुछ एड ऑन फंक्शंस यूज़ करने होंगे मोबाइल के। वैसे तो कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी नहीं कहता कि आपको मोबाइल ऐसे लेना है, बट स्टिल वी एज अ स्टूडेंट प्रिस्क्राइब, और हम लोग खुद ही सोचते हैं कि हमको थोड़ा ऊपर के वर्जन का मोबाइल चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज में जाने के बाद प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो है मोबाइल में ही हम लोग एडिट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उसके लिए भी हमको चाहिए नाउ अडेज अभी हमको क्या चाहिए, सोशल मीडिया होना चाहिए अपने फ़ोन में, और वो सोशल मीडिया स्मूथ रनिंग होना चाहिए। देखिए, तो यूजफुल लाइफ जो है उसका वो अलग अलग है, और सबके लिए अलग अलग उसका लाइफ है। ठीक है, तो वो यूजफुल लाइफ जो है अलग अलग टेंजिबल गुड्स का, टेंजिबल गुड्स यानी वो एसेट जो हमको दिखते हैं, ठीक है, वो एसेट जो हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नाउ रेसिजुअल वैल्यू नॉट मोर देन 5%, जो ये 5% है उससे ज़्यादा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एंड वैल्यू है उसका नॉट मोर देन 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर 10,000 है तो उसका रेसिजुअल वैल्यू जो है उसका 5% होगा। ठीक है, उसका जो हर साल का ये वैल्यू निकलेगा वो 5% से निकलेगा। From the date Schedule 2 become effective, carrying amount of the asset shall be depreciated over the remaining useful life of the asset। ये जो डेप्रिसिएशन है वो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शैल बी डेप्रिशिएटेड, जो भी अमाउंट कैरी करता है, ठीक है, ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, जितना यूजफुल लाइफ है उसका उस हिसाब से वो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है। ऐसे ही हवे में नहीं बोलते कि क्या बोलते हैं उसको, हवे में ही हम लोग नहीं डिसाइड करते कि 10% होगा, 20% होगा, या फिर 15%, सॉरी ईयर्स में 10 ईयर्स होगा, 12 ईयर्स होगा, 25 ईयर्स होगा। वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड होगा ऑन द एज, एक्चुअल एज जो है उसका, उसके ऊपर वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो वो एज जो है यूजफुल लाइफ होता है उसका, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि उसका रेसिजुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितना निकलेगा। शेड्यूल 2 सी सेक्शन 123, शेड्यूल 2 का जो सेक्शन 123 है वो क्या बोलता है, यूजफुल लाइव्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ के बारे में बता रहा है। यूजफुल लाइफ क्या है, आइए देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन of the depreciable amount of an asset over its useful life। ठीक है, सिस्टमैटिक एलोकेशन है एक अमाउंट का, कौन सा अमाउंट है वो, डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो भी यूजफुल लाइफ है उसका, उसके हिसाब से। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। ठीक है, और द अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिजुअल वैल्यू। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो एसेट का कॉस्ट है। ठीक है, द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। जितना भी हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं वो नए एसेट का कॉस्ट है या फिर उसका रेसिजुअल वैल्यू है। ठीक है, the useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity, or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, the useful life of an asset, ठीक है, is the period over which an expected uh, or available for use by an entity which is an asset is expected to be available। सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, दो चीज दिया है। एक तो डेप्रिसिएशन जो है सिस्टमैटिक एलोकेशन होगा, और वो जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट हो गया, डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, वो दूसरे एसेट के लिए, नए एसेट के लिए कॉस्ट होगा। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। यूजफुल लाइफ क्या है, जितने साल वो यूज होगा उतने साल का वो एसेट हम लोग मानेंगे या फिर ट्रीट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो एसेट है उसको, द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज सिंपली नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने यूज होगा हमको, 10 ईयर्स हो सकता है, 5 ईयर्स हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एसेट एंड डिपेंड्स ऑन योर यूज। Useful lives to compute depreciation. For the purpose of this schedule, the term depreciation includes amortization।
ठीक है, तो टर्म डेप्रिसिएशन ने क्या किया है, एमोर्टाइजेशन को भी ऐड किया है और कहा है कि ये जो एमोर्टाइजेशन है वो भी हम लोग डेप्रिसिएशन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो उस हिसाब से इस शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, एमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली राइटिंग ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन असेट। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट द एमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट वन एंड द सेम। डेप्रिसिएशन भी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डिडक्ट करते हैं, और एमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग ग्रेजुअली एक एसेट का अमाउंट जो है वो राइट ऑफ करते हैं, कम करते जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी अ पीरियड इन विच अ डेट इज रिड्यूस्ड और पेड ऑफ बाय रेगुलर पेमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग लोन लेते हैं, हमने अगर लोन लिया और ये जो लोन अमाउंट है वो धीरे धीरे ईएमआई सिस्टम में पे करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर एमोर्टाइजेशन। Without prejudice to foregoing provision of paragraph, in case of such class of companies may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of the companies under section 133, the useful life of an asset shall not normally be different from the useful life and the residual value shall not be different from that as indicated in part C। देखिए, इस सेक्शन 133 के पार्ट 3 में कुछ वैल्यू दिया है, रेसिजुअल वैल्यू, और कुछ ईयर्स दिए हैं। देखिए, उन्होंने क्या किया है, हर एक एसेट के एक वैल्यू को डिसाइड किया है और हर एक एसेट का एक लाइफ स्पैन डिसाइड किया है। वो लाइफ स्पैन के हिसाब से वो क्या करेंगे, सेक्शन पार्ट सी जो है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, उस हिसाब से ही कंपनीज को उनका जो डिडक्शन है, उनका जो वैल्यूज है वो निकालना जरूरी है। In part C, provided that if such a company uses a useful life or residual value in which different from the useful life or residual value indicated therein, it shall disclose the justification for the same। देखिए, अगर आपने सेक्शन 133 और पार्ट सी, ठीक है, सेक्शन 133 उसके अंदर जो पार्ट सी है उसका जो अगर वैल्यू है वो नहीं लिया, उसका जो डेप्रिसिएशन ईयर्स है वो आपने नहीं लिया, देन उससे अगर कुछ डिफरेंट रहा, आपने अपना ही डेप्रिसिएशन ईयर कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाला, रेसिजुअल वैल्यू निकाला, देन डिस्क्लोज इज जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। यू हैव टू जस्टिफाई कि ये आपने कैसे किया और क्यों किया और उसके रीजंस क्या क्या है। ठीक है, तो आपको फैक्चुअल रीजंस देने हैं, एक्चुअल रीजंस देने हैं, आपको कोई लेम जस्टिफिकेशन नहीं देना है। आपने जिस हिसाब से सोचा है सेम आपको वो बताना है। In respect of the other companies, the useful life of an asset shall not be longer than useful life and residual value shall not be higher than that of prescribed in part C। जो भी आप कंपनी हो, ठीक है, in respect of other companies, जो भी कंपनीज है जो सेपरेटेड नहीं है, उनके कोई कैटेगरीज नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको जो भी प्रिस्क्राइब लाइफ दिया गया है, जो भी प्रिस्क्राइब रेसिजुअल वैल्यू दिया है, वो पार्ट सी के हिसाब से उनको कैलकुलेट करना है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उससे लॉन्गर डेप्रिसिएशन ईयर, यूजफुल लाइफ और रेसिजुअल वैल्यू नहीं वो कैलकुलेट में ला सकते। फॉर इंटेंजिबल असेट्स, द प्रोविजन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन्ड अंडर सब पैरा 1 और पैरा 2 एज एप्लीकेबल शैल अप्लाई। इनटेंजिबल असेट्स के लिए, वो टेंजिबल जो हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, टेंजिबल असेट्स वो है जो हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल असेट्स, ऐसे असेट्स को सब पैरा 1 और सब पैरा 2 जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से वो हम लोग अप्लाई करेंगे बाय श्योर। ठीक है, डेफिनेटली वो हम लोग अप्लाई करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, खुद के हमारे मन का वैल्यूज कुछ भी नहीं यूज कर सकते। पार्ट बी, पहले हमने पढ़ा पार्ट ए, नाउ पार्ट बी। द पार्ट बी, द यूजफुल लाइफ और रेसिजुअल वैल्यू ऑफ एन specific asset as notified for accounting purposes by a regulatory authority constituted under an act of parliament or by the central government shall be applied in calculating the depreciation to be provided for such asset irrespective of the requirement of this schedule। तो useful life or residual value of any specific asset as notified for accounting purpose by regulatory authority, जो भी आपका यूजफुल लाइफ है, रेसिजुअल वैल्यू है, ठीक है, नोटिफाई करेगा कौन, अकाउंटिंग पर्पस के लिए नोटिफाई करेगा कौन, करेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्ट बी में क्या बोल रहा है, वो जो भी यूजफुल लाइफ है और रेसिजुअल वैल्यू है, ठीक है, जो आपके अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपको यूज करना है, वो
रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको बताएगा अंडर द शेड्यूल। पार्ट सी हमने पढ़ा, अब देखते हैं पार्ट सी में क्या बोला गया है डेप्रिसिएशन के बारे में। componentization of asset mandated separate capitalization and depreciation of part of an asset of its cost is significant to the total cost of the asset and its estimated life is different from the remaining assets. So separate capitalization and depreciation of a part of an asset, ठीक है, वो करना है, सेपरेट कैपिटलाइज करना है, और उसका डेप्रिसिएशन जो है वो पार्ट ऑफ एन असेट हमको सेपरेट करना है उसके कॉस्ट से, एंड इज सिग्निफिकेंट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग एसेट। ठीक है, जो भी एसेट्स होंगे हर एक एसेट्स के सेपरेट डिफरेंट लाइफ होते हैं और उस हिसाब से वो हमको कैटेगराइज करना है, सेपरेट करना है। अकाउंटिंग फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो भी अकाउंटिंग होगा वो हम लोग किसके लिए करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए करेंगे। अगर हमने वॉशिंग मशीन लाया है चाहे वो 10 साल चले तो हमने डेप्रिसिएशन उसका निकाला है, हर महीने हम उनका जो टोटल वैल्यू है, समझो 25,000 का वॉशिंग मशीन लाया है फुल्ली ऑटोमेटेड, ठीक है, और वो 25 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से, तो एनुअली कितना होता है 2500, ठीक है। लेकिन 10 साल के बाद का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी ऐड करना है हमको, प्लस गवर्नमेंट के चार्जेस है, सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, वो सब ऐड करना है। तो ऑन एन एवरेज इसका आप डबल कॉस्ट कर लो तो एनुअली 5000 होगा। तो ये जो भी कॉस्ट होगा वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा एक एसेट का, जुना एसेट घर से जाएगा और उसी के जगह में सेम कैटेगरी का सेम काम करने वाला एसेट आएगा जो सेम फंक्शन हमको देगा और वो जुने एसेट को रिप्लेस करेगा। Significant increase in rate of depreciation of commonly used asset as compared to Schedule 14 rates under 1956 Act. Significant increase हुआ है rate of depreciation में compared to Schedule 14 of 1956 Act। देखिए नेचर ऑफ एसेट इलस्ट्रेटिव है, ये कोई कोर नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेबल बना है। कंपनीज एक्ट 2013 यूजफुल लाइफ क्या है, डीम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का है। कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से क्या है और इंक्रीज किया हुआ क्या है और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। देखिए जनरल प्लांट एंड मशीनरी अदर देन कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट, ऐसा प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरल है, जो शायद एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चलता है, उस मशीनरी का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 6.33 एज पर 2013, एज पर 1956 इट इज 4.75 और इंक्रीज कितना हुआ है 1.58, पहले 4.7 था फिर 6.33 हुआ, मतलब 1.58 का डिफरेंस हुआ। अगर ये चेंजेस जो है हम अगर परसेंटेज में निकालें, ये तो माइनस करके निकाला हुआ परसेंट है, ठीक है, लेकिन दिस इज 100 या फिर समझिए ये 100 है और इसमें से हमको ये वैल्यू निकालेंगे तो कितना परसेंट होगा, तो 33.3333% चेंज दिखेगा। वैसे ही हमको ये टेबल में सब वही दिखना है। कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट है जो 24 आवर्स चालू रहता है, शिफ्ट वाइज कंटिन्यूस 4 शिफ्ट है, तो 2013 का हिसाब से यूजफुल लाइफ इज 10, उनके हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट 9.5% होना चाहिए। और 56 क्या कहता है, 1956 क्या कहता है, 6.33 होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट इज फॉर 8, उनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 11.88%, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5.28%, इंक्रीज हुआ है 6.60% से और टोटल चेंज हुआ है परसेंटेज में 124.91%। जनरल फर्नीचर एंड फिटिंग का 10, 9.50, 6.33 एज पर 1956, 9.50 एज पर 2013, इंक्रीज हुआ है 3.17% जब परसेंटेज को माइनस करेंगे, लेकिन परसेंटेज का जब परसेंटेज निकालेंगे 50.08 होगा, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट सबका एक यूजफुल लाइफ दिया है, डीम्ड रेट दिया है 2013 के हिसाब से, और एक रेट दिया है कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, चेंज दिया है और इंक्रीज कितना हुआ दिया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट टू बी डिटरमाइंड आफ्टर रिड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रेसिजुअल वैल्यू, जो भी रेसिजुअल वैल्यू है उसके हिसाब से हमको वो डेप्रिसिएशन निकालना है। रेसिजुअल वैल्यू जनरली नॉट मोर देन 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ये जो भी रेसिजुअल वैल्यू है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट से एनुअली। Depreciation on tangible fixed asset based on estimated useful life from rates regime
टू यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन जो है टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए वो क्या कह रहा है, रेट्स से लेके लाइफ तक हमको वो कंपेयर करना है। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज द पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। जैसे हमने इंटेंजिबल का पढ़ा वैसे अभी टेंजिबल का डेफिनेशन दिया है कि यूजफुल लाइफ इज नथिंग बट जितने साल वो यूज होगा उतने साल का यूजफुल लाइफ है, और उस हिसाब से रेसिजुअल वैल्यू और उसका एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन ईयर हम लोग देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बेस्ड ऑन इंडस्ट्री कैटेगरी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे बेस्ड ऑन इंडस्ट्री कैटेगरी एंड स्पेसिफाइड कैटेगरीज। प्रोडक्शन एंड एग्जीबिशन ऑफ मोशन पिक्चर फिल्म्स 13 ईयर, स्टील 20 to 25 ईयर्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग 8 to 13 ईयर्स। अब ये जो ईयर्स है वो नथिंग बट आपके डेप्रिसिएशन ईयर्स है, इतने साल तक आपको वो डेप्रिसिएशन करना है। कम से कम का ईयर भी दिया है 8 साल और मैक्सिमम 13 ईयर्स, कम से कम 20 साल, मैक्सिमम 25 ईयर्स। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना लेना है, इस रेंज के बीच में लेना है। 2013 ने कहा है कि इसके ऊपर का रेंज आप ले नहीं सकते। नॉन फेरस मेटल्स का मैक्सिमम इज 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स तक आप वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बीच में ही आप नहीं चेंज कर सकते। कम से कम इज 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के बाद आप एसेट चेंज कर सकते हो, लेकिन 25 ईयर्स तक आपको कंटिन्यूअसली वो काम करना है, आपके मशीनरी को काम करवाना है, ठीक है। माइंस एंड क्वेरीज 8 ईयर्स, मेडिकल एंड सर्जिकल ऑपरेशन 13 to 15 ईयर्स। ये सर्जिकल ऑपरेशन मशीन्स है, जो इक्विपमेंट्स टेक्निकलिटीज यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उनके बारे में है। टेलीकम्युनिकेशन 13 to 18 ईयर्स। फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल 20 ईयर्स। फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स में अगेन वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है और टेस्टिंग मशीन जो है उनके बारे में बताया है। एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल एंड गैस 8 to 13 ईयर्स। सिविल कंस्ट्रक्शन 9 to 20 ईयर्स। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स 22 to 40 ईयर्स। सॉल्ट वर्क 15 ईयर्स, जो भी सॉल्ट वर्क का मशीन है जो सॉल्ट बनाती है उसका डेप्रिसिएशन सिर्फ 15 साल है। तो कोई भी मशीन अगर आप घर पे भी यूज़ करते हो सॉल्ट वर्क के लिए या फिर सॉल्ट बनाने के लिए, 15 साल के बाद आपको नए एसेट्स लगेंगे, उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू और उसका रिडक्शन कैलकुलेट करना है। अब नोट्स देखते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड ऑफिस, गोडाउन, स्टाफ एक्सेट्रा। फैक्ट्री बिल्डिंग बोला है तो वो इंक्लूड नहीं करेगा ऑफिस, गोडाउन और स्टाफ, ठीक है। आपको सिर्फ बिल्डिंग पे ध्यान देना है, ऑफिस के अंदर क्या है, गोडाउन में क्या है, वो सब नहीं देखना है, और स्टाफ को भी आप नहीं रिप्लेस कर सकते। सी ह्यूमन बीइंग का डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट होता है, वो उसके प्रेफरेंस, टेस्ट और उसके एफर्ट, स्किल्स एंड एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग फैक्ट्री बिल्डिंग जब बोलते हैं तो ये तीन चीज नहीं इंक्लूड करते। वेयर during any financial year any addition has been made to any asset or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the depreciation on such asset shall be calculated on pro rata basis from the date of such addition or as the case may be up to the date on which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed। अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप कोई भी एसेट को ऐड करते हो, डिस्कार्ड करते हो, सेल करते हो, निकाल देते हो ऑफिस से, या फिर किसी भी रीज़न के वजह से, कोई भी रीज़न हो, चाहे वो सेल का रीज़न हो, चाहे वो डिस्कार्ड यानी कचरे में डालने का रीज़न हो, आपको जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करना है वो प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल आल्सो बी डिस्क्लोज इन द अकाउंट्स, नेमली डेप्रिसिएशन मेथड हमको डिस्क्लोज करना है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन यूज करना है, ठीक है। यूजफुल लाइफ स्पेसिफाइड इन पार्ट सी ऑफ शेड्यूल सी, ठीक है। पार्ट सी में यूजफुल लाइफ बताया हमको कितना है, क्या है। वेयर कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एसेट इज सिग्निफिकेंट टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन यूजफुल लाइफ ऑफ द पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुल लाइफ ऑफ द रिमेनिंग एसेट। तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज डिफरेंट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिफरेंट। देखिए आप 4 व्हीलर लेते हो, मशीन का इंजन का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 20-25 ईयर्स, लेकिन उसके अंदर जो अदर पार्ट्स है उसका शायद 10 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। इसीलिए हम लोग को साल में 2 बार अपने 2 व्हीलर को सर्विसिंग कराना पड़ता है और पार्ट्स चेंज कराने पड़ते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है पार्ट सी के अंदर एड ऑन। सॉरी। Depreciable amount is the cost of an asset or the amount substituted for cost less its residual value। तो depreciable amount क्या है, एक cost of an asset है और दूसरा amount है substitution के लिए जो residual value से less है। Ordinary the residual value of an asset is often significant but it should generally be
बी नॉट मोर देन 5%। जो भी डेप्रिसिएबल वैल्यू होगा वो रेसिजुअल वैल्यू से 5% से ज़्यादा नहीं होगा। यूजफुल लाइफ ऑफ asset वर्किंग ऑन शिफ्ट बेसिस हैव बीन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल बेस्ड ऑन देयर सिंगल शिफ्ट वर्किंग। जो भी शिफ्ट बेस एसेट है जो काम करते हैं उनका जो नोटिफिकेशन है डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करने का या फिर उनका लाइफ स्पैन या यूजफुल लाइफ जो है वो अलग होता है और उस हिसाब से वो शेड्यूल में मेंशन किया गया है। एक्सेप्ट फॉर एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो एक्स्ट्रा शिफ्ट इज डेप्रिसिएशन इज परमिटेड। दूसरे ऐसे कोई एसेट्स है जिनका कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं है और उसका डेप्रिसिएशन परमिटेड नहीं है। ये परमिशन कौन इंडिकेट करता है? इंडिकेटेड बाय एनी एसडी इन पार्ट सी। इफ एन एसेट इज यूज्ड फॉर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर फॉर डबल शिफ्ट, डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज बाय 50%। अगर ऐसा कोई एसेट डबल शिफ्ट में काम करता है तो उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो डबल हो जाता है, 50% से वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो हमको ध्यान देना है और उस हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करना है। In case the triple shift, the depreciation shall be calculated on the basis of 100% for that period। अगर कोई शिफ्ट है, कोई मशीन है जो सिर्फ सुबह 9 बजे चालू होती है, रात को समझिए 9 बजे बंद हो जाती है, इसका एक डेली शिफ्ट है। लेकिन कोई काम आ गया, लोड आ गया, ओवर टाइम करना है, ठीक है, सुबह 9 बजे चालू हुई, रात को 4 सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे बंद होगी, मतलब डबल शिफ्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो शिफ्ट बढ़ता जा रहा है, 9 to 9 कंटिन्यूसली काम चालू है, तो भी उसका 100% होगा। सो डबल शिफ्ट होगा तो 50% से और डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, और ट्रिपल शिफ्ट होगा तो उसका 100% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मतलब उसका जितना भी वैल्यू है उसका 100% का डेप्रिसिएशन आपको वो साल में निकाल के रखना ही है, बिकॉज वो मशीन के हिसाब से, उसके वर्किंग के हिसाब से आपने वो मशीन खरीदा है। आपने सोचा कि हम शिफ्ट वाइज काम करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं आएगा, इस हिसाब से हमने वो डेप्रिसिएशन अमाउंट या ईयर कैलकुलेट किया है। लेकिन आप उसका डबल यूज़ करोगे देन दैट्स नॉट अ राइट थिंग। तो आपको जो वैल्यू है उसका 100% ही करना पड़ेगा। From the date of this schedule comes into effect, the carrying amount of the asset on the date shall be depreciated over the remaining useful life of the asset as per the schedule. After retaining the residual value shall be recognized in the opening balance of retained earning where the remaining useful life of an asset is nil. Continuous process plant means a plant which is required and designed to operate for 24 hours a day. So, from the date of the schedule comes into effect, shall be depreciated over the remaining useful life of the asset as per the schedule। सेम चीज़ कहा गया है यहाँ पे कि डेप्रिसिएटेड जो है, डेप्रिसिएशन जो है उसको पूरे यूजफुल लाइफ में हम लोग करेंगे एज पर द शेड्यूल। डेप्रिसिएशन जो है पूरे यूजफुल लाइफ जितना साल वो यूज होगा उस हिसाब से वो करेंगे जो शेड्यूल में मेंशन किया है। आफ्टर रिटेनिंग द रेसिजुअल वैल्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग वेयर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज नील। रेसिजुअल वैल्यू जब हम रिटेन करेंगे तो वो हम लोग अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे, जहाँ पे उसका रिमेनिंग वैल्यू जो है एसेट का वो नील होगा, मतलब एसेट का कोई वैल्यू नहीं होगा उस दिन, उसका सिर्फ रेसिजुअल वैल्यू होगा। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्लांट मतलब वो प्लांट जो 24 आवर्स काम करते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं और पूरे 24 घंटे काम करते हैं और 365 डेज उसका रनिंग होता है। सो थैंक यू सो मच। ये पूरा वीडियो लेक्चर आपके लिए था जो TYBMS और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए था। आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल कीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो। आपके कोई दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको भी शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन पे नोटिफाई करो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव नहीं हो और आप शायद ऐसा सोचते होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं लेकिन मुझे सर का लेक्चर वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा, तो बेल आइकन पे क्लिक करोगे सब्सक्राइब करके तो आपको यूट्यूब ही नोटिफाई करेगा कि सर ने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। चेक इट एंड लर्न फ्रॉम सर्स लेक्चर। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी होगा तो व्हाट्सएप में आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेल में थोड़ा रिप्लाई करने में दिक्कत होगी, 2-3 दिन डिले होगा, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग योर नोट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।